नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि लोहे को जंग किस प्रकार से लगता है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज से आप सभी लेक्चर को देख रहे होंगे, क्योंकि अध्याय के बीच में से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको क्लास 7 की जो साइंस की बुक है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से जो भी लेसन आपको पढ़ना है वो आप स्टार्टिंग से पढ़िए, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चले। यदि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए हमने स्पेशल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। वहाँ पे आपको अपनी कक्षा के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस चैनल पे आपके क्लास की ही सभी प्लेलिस्ट मिलेगी। सिर्फ स्पेशल क्लास 7 की प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव। कि हमने उसके लोहे के ऊपर तो पढ़ लिया था। जब वायु और जल लोहे के संपर्क में आया तो लोहे पर जंग लग गया। आप मुझे ये बताइए कि अगर वो चांदी पर के संपर्क में आएगा तो किस प्रकार का प्रभाव होगा, चांदी का कलर किस प्रकार का हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर चांदी का कलर कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तांबे का कलर आपका हरा हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भी। लोहे का कलर कैसा होगा, भूरे रंग का, जिसको हम जंग बोलते हैं भी। तो आइए भी, शिक्षक इस क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक ऐनक पहनने और क्रियाकलाप स्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। इसने कहा कि ये जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है और वो थोड़ा सा आप आपको चश्मे पहनने हैं, ऐनक लगानी है, ठीक है, ताकि आपकी आंखों में कुछ गैसें रिलीज होंगी जो कि आपकी आंखों को हानि न पहुंचाए। तो आपको करना क्या, वो चीज़ मैं बता देता हूं आपको। यदि किसी स्कूल में के आपके लैब की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो, तो बच्चों को एक्सपेरिमेंट जरूर कराएं भी। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की रिबन लीजिए। इसे रेगमार के टुकड़े से रगड़कर साफ कीजिए। आपको क्या लेनी है कि मैग्नीशियम की एक रिबन लेनी है भी, ठीक है। रिबन मतलब एक पतली आप स्ट्रिप लगा लीजिए और उसको रेगमार से आपको क्या करनी है, साफ करनी है भी, ताकि उस पे जो अन्य चीज है उपस्थित है वो सारी रिमूव हो जाए, बिल्कुल वो साफ करना है। इसके एक सिरे को चिमटे से पकड़िए, जैसे इसने पकड़ा हुआ ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ये रेगमार नहीं, ये आपकी रिबन है मैग्नीशियम की भी। इसको यहाँ इसमें ये क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं भी। इसको क्या करना है, चिमटे से पकड़िए और दूसरे सिरे को स्प्रिट लैंप अथवा मोमबत्ती का उपयोग करके जलाइए। एक साइड से आपने चिमटे को पकड़ लिया, दूसरी साइड से आप जला रहे हैं। मैग्नीशियम को रिबन को जलने दीजिए भी। जो आपका मैग्नीशियम का रिबन है ना, उसको आप जलने दीजिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। आपने क्या अवलोकन किया, आपने अवलोकन किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन आंखों की चौंधी आने वाली सफेद ज्वाला के साथ जलता है और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कि ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन जलेगा ना, तो क्या होगा कि एकदम से थोड़ी सी तेज आंच, जैसे लगा होगा कि तेज ज्वाला के साथ जल रहा होगा। और इसकी ये ज्वाला होगी ना, कैसे रंग की होगी, श्वेत रंग की होगी। कैसे रंग की होगी, श्वेत रंग की होगी। और ये जब इस पे गिरेगा, आप राख बोलते हैं ना, तो इसकी जो राख बचेगी वो इसमें प्रतीत हो जाएगी सफेद चूर्ण में। जैसे आपकी राख होती ना, तो मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या है कि सफेद रोशनी के साथ जलेगा, पहला तो ये लिखना है आपको, और दूसरा ये सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रह जाएगी दोनों चीजें। आपसे पूछ लेगा ये कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे कि ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी। इससे वॉच ग्लास पर एकत्रित कीजिए। यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है अभी। ये चूर्ण क्या बनेगा अभी, ये जो सफेद रंग का चूर्ण बनेगा ना, तो ये क्या है आपका, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम को जब आपने जलाया वायु की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनेगा। चाहे तो आप सफेद चूर्ण बोल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट बोलना है तो आप नाम लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। यह चूर्ण क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के मध्य अभिक्रिया के फलस्वरूप बना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये अभिक्रिया क्या है? अब आपके लिए इतना याद रखिए, अभिक्रिया ये है कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को हम अभिक्रिया बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्योंकि डिटेल में आपका 10th क्लास में लेक्चर आएगा अभिक्रिया क्या होती है भी। तो अब आपके लिए सिर्फ क्या अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें दो पदार्थ मिलके, दो तत्व मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। इस सफेद चूर्ण में कुछ बूंदे गर्म जल की डालिए, इसे अच्छी तरह से विलोडित कीजिए और इसकी प्रकृति जांच कीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका चूर्ण आया सफेद रंग का, जिस या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें गर्म जल की आपको बूंदे डालनी है और उसको मिक्स करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई? एक्सपेरिमेंट पूरा हमारा। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम पदार्थ को चेक कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा आपका अक्षारीय है और कौन सा आपका उदासीन है। ठीक है। पता लगाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन अम्लीय है, अक्षारीय है अथवा उदासीन। आप किसी भी अम्ल क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन में जो आए ना, वो अम्ल क्षार का प्रयोग कर सकते हैं भी। इस विलयन का नीले और लाल लिटमस पत्रों पर क्या प्रभाव होता है भी। ठीक है। तो इस अवलोकन करेंगे कि यह लाल लिटमस पत्थर को नीले रंग में परिवर्तन कर देता है, अतः यह अक्षारीय प्रकृति का है। ठीक है। अतः प्राय धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो आपका लाल लिटमस पत्थर को नीले रंग में परिवर्तन कर देता है भी। ठीक है। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या करता है कि जो आपका लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। और आपको पता है कि जो भी विलयन आपका लाल लिटमस को नीला कर देगा वो आपका अक्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपके धातुओं के ऑक्साइड है वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए भी। ठीक है। आपसे पूछेगा कि धातुओं के ऑक्साइड है वो किस प्रकृति के होते हैं। हर हम मैग्नीशियम रिबन के जलाने के विषय में अग्रिम अध्याय में हमारे आसपास के परिवर्तन, भौतिक एवं रासायन पृथक में चर्चा और ज्यादा करेंगे। और इसको आप याद रखिए कि जब हमें पूरा प्रोसेस बता दूं आपको, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? आप कहेंगे सर हमने देखा कि वो आपका सफेद ज्वाला के साथ जल रहा है मैग्नीशियम, और वो एक सफेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो गया। वो सफेद रंग का चूर्ण बल्कि और कुछ नहीं, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जब हमने उसको पानी मिलाया तो वो किस प्रकृति का मिला? हमने पानी मिला के उसका क्या बना लिया? घोल बना लिया। क्योंकि पानी तो आपका उदासीन होता है, पानी मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज अम्लीय है तो अम्लीय ही रहेगी, अक्षारीय है तो अक्षारीय होगी। तो हमने उसको मिला के चेक किया कि ये अम्लीय है या अक्षारीय है। तो उसने क्या किया? लाल लिटमस को नीला कर दिया। और लाल लिटमस जब नीला हो जाता है तो इसका मतलब प्रकृति क्या है? आपकी अक्षारीय है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मेटल के जो ऑक्साइड होते, धातु के जो ऑक्साइड होते, वो क्या होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? आपके सारी चीजें मैं रिवाइज करवाता चल रहा हूँ भाई। क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है भी। तो आपको यहाँ से एक बात पता चली कि सोडियम आपकी बहुत ज्यादा क्रियाशील है। मतलब मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया क्या होती है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपकी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। जो धातु जितनी तेजी से एक दूसरे के साथ मिलेगी ना, दूसरे पदार्थ के साथ, उसको इतने ही क्रियाशील कहा जाएगा। तो उसी प्रकार एक धातु की बात हम कर रहे हैं। एक सोडियम धातु है जिसे अगर एक धातु जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र विक्रिया करती है। अगर ये ऑक्सीजन और जल के साथ मिल जाए तो बहुत जल्दी से उनके साथ अटैच होगी और नया पदार्थ आपका बना देगी। इसलिए हम किसके साथ रखते हैं? आपको एक्सपेरिमेंट याद हो पिछला, तो हमने वायु के संपर्क में ना आए आपका जो लोहे की कील, तो हमने क्या डाला था? उस पर तेल डाला था ना, आपको याद हो तो ऊपर। ठीक है, पिछले एक्सपेरिमेंट में। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सोडियम धातु को क्या करते हैं? आपके मिट्टी के तेल में संग्रहित करके रखते हैं भी।
ठीक है। उसको किस में डाल देंगे? मिट्टी के तेल में। कोई पात्र लेंगे, उसमें सोडियम को डाल के मिट्टी के तेल में हम डाल देंगे ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए, पानी के संपर्क में न आए भी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डाल के रखते हैं? तो आपको या तो एक ही लाइन का क्वेश्चन, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा अगर ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में नहीं आएगा, एक नंबर में लिखने का, तो आप कहेंगे कि सोडियम एक ऐसे धातु जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित करके किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र विक्रिया करती है भी। और मिट्टी के तेल में रखने से क्या है, वो ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में, सॉरी, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आएगी। किसी भी प्रकार से पूछ लिया आप बता दोगे रीजन, कोई डाउट नहीं आपको। इस विक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में भंग रहित, ये आपका भंडारित आएगा भी, क्या आएगा? भंडारित करने में यह नमी और वायु के संपर्क में आने से बच जाता है। क्या आप इसके ऑक्साइड की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं भी? ठीक है, आपको बताया था कि ये क्या है कि आपकी एकदम हवा के संपर्क में आते ही और वायु के उसके जल के संपर्क में आती है, क्या है, सोडियम आपकी जलने लगती है हवा के साथ। ऐसे सोडियम को आप हथेली पे रख दोगे ना, तो ये जलने लगेगी जैसे ही वायु के संपर्क में आएगी। तो आपको बताया ना, ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको आगे बात समझ में। अब इसको मिट्टी को तेल में क्यों रखते हैं, आइए, क्या आप इसके ऑक्साइड की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? फिलहाल तो हमने धातु के बारे में यही पढ़ा है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थों की चर्चा करते हैं धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते। हमने धातुओं के बारे में पढ़ लिया अभी कि धातु आपकी क्या होती है। अगर स्टार्टिंग से मैं याद करूं तो धातु आपकी चमकदार होती हैं। द्युति में आपको बताता हूं, द्युति में क्या होता है, उसकी चमक होती है। द्युति में होती है वो आपकी ध्वनि आवाज करती हैं, वो आपकी आघातवर्धता होती है, वो आपकी तन्य होती हैं, ठीक है, वो विद्युत की सुचालक होती हैं, वो आपकी उष्मा की सुचालक होती है। ये आपने धातुओं के बहुत सारे गुण फिलहाल पढ़ लिए। अब हम ऐसे पदार्थों की बात करते हैं जो धातुओं से अलग है भी। तो आइए एक प्रयोग करते हैं भी। इस शिक्षक द्वारा इस क्रियाकलाप का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। यह क्रियाकलाप धूम क्षेत्र भी, धूम क्षेत्र आएगा। ये धूम क्षेत्र एक ऐसा पदार्थ होता है जहां से हवा आसानी से बाहर जा सकती हो भी, ठीक है। या फिर खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस श्वास में ग्रहण करने पर हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमें सल्फर का प्रयोग करना है भी। आपको आगे बात समझ में। एक उद्दन चम्मच में अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए भी। अब उद्दन चम्मच क्या होती है अभी? उद्दन चम्मच इस प्रकार की चम्मच होती है, एक लंबी, उसकी जो डंडी होगी ना, छड़ी पकड़ने वाला हैंडल, ये आपका लंबा होगा, क्योंकि आपको इसमें डाल के कोई पदार्थ जलाना है। तो ये इसका जो हैंडल है ना, ये लंबा होगा ताकि आपसे काफी दूर हो, इस प्रकार से आप उसको गर्म कर ले दूर से ही। आपको चीजें क्लियर है? एक उद्दन चम्मच अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए। उद्दन चम्मच एक लंबे हत्थे वाला एक धातु का चम्मच है, कि एक ऐसी चम्मच है जिसका क्या है, आपका हत्था लंबा होता है भी। ठीक है, उद्दन चम्मच आपको समझ में आ गया। एक लंबे हत्थे वाला धातु का चम्मच है जिसका उपयोग पदार्थों को सुरक्षित रूप से गर्म करने और जलाने के लिए किया जाता है, कि आप इतने दूर से उसको गर्म कर लेंगे। चित्र 4.7 का आपको उद्दन चम्मच दिखाया हुआ। यदि उद्दन चम्मच उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बोतल के धातु के ढक्कन को ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट कर इसे चित्र 4.7 में दर्शाए गए अनुसार बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि मान लीजिए यदि आपके पास उद्दन चम्मच नहीं, तो आप कोई धातु का, प्लास्टिक का नहीं है, मेरे पास तो प्लास्टिक का है, आप धातु का ऐसे तार लीजिए उसके, और इस प्रकार से लपेट लीजिए। आप जुगाड़ी आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको आगे बात समझ में, बना लेंगे आप उद्दन चम्मच नहीं है तो। ये करने के बाद आपको फिर क्या करना है? अभी तक हमने सिर्फ उद्दन चम्मच के बारे में पढ़ा। इसमें भी सल्फर को ज्वाला पर गर्म कीजिए। जो भी आपकी गैस वाला स्टोव, उस पे आप क्या, सल्फर को गर्म कीजिए। इसके जलते ही उद्दन चम्मच को गैस जार या कोच के गिलास में स्थानांतरित कर दीजिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही ये जलने लगे ना सल्फर, इससे थोड़ा थोड़ा आपको वाष्प निकलना दिखे, तो आप तुरंत उसको कहाँ ले जाइए? आप ले जाइए उसको एक बोतल में, कांच की बोतल में ले जाइए। गैस जार या कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि उत्पन्न गैस बाहर न निकले, और उस सल्फर को उसमें डाल के जलते हुए को, और आपको क्या कर देना, उसको बंद कर देना। जो गैस है वो आपकी वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए भी, ठीक है। 3-4 मिनट पश्चात ढक्कन हटाकर उद्दन चम्मच को बाहर निकालिए और गैस जार में थोड़ी मात्रा में जल डालकर शीघ्रता से पुनर्ढक्कन लगाइए भी। तो आपको और इसे हिलाइए ताकि इसमें गैस घुल जाए। फिर आपको उसको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा आपको
वो चम्मच निकाल लेनी है और उस जो उसमें गैस तो उसी में कैद होगी ना, तो आपको उसमें थोड़ा-सा पानी डाल देना और उसको आपको हिला लेना है बोतल को भी। ठीक है। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन का स्मरण कीजिए। अम्ल क्षार सूचक का प्रयोग करके जाँच कीजिए कि गैस जार में जल डालने के पश्चात प्राप्त विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे हमने जो आपका श्वेत चूर्ण का जो हमने विलियन चेक किया था पानी मिला के, उसमें क्या रिजल्ट आया था? आप कहेंगे कि सर उसमें रिजल्ट आया था कि जो हमारा लाल लिटमस था वो नीला हो गया था और हमें पता चल चुका था वो अक्षारीय है। अब वही काम है आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो आपने जब इसको चेक किया तो जो इसमें उल्टा हुआ कि जो आपका नीला लिटमस था वो क्या हुआ? लाल हुआ। लाल लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब हमने इस पे दोनों पे डाल के देखेंगे हम, लाल पे भी और नीले पे भी। लाल पे डाल के देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब हमने इसको नीले लिटमस पे डाल के देखा तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। तो वहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये जो विलयन बना है ये आपका कौन सी प्रकृति का है? ये आपका अम्लीय प्रकृति का, सॉरी। अब आपको यहाँ धूम क्षेत्र दिखा रखा है कि धूम क्षेत्र क्या होता है कि एक वायुदार क्षेत्र जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में हानिकारक धुएं, गैसों, वाष्प एवं धूल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालते हेतु किया जाता है। क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की मैंने आपको बताया हवा आराम से बाहर निकले भी, ऐसे क्षेत्र को हम धूम क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि अगर वहां पे कोई हानिकारक गैस भी उत्पन्न हो ना, वो तुरंत आपकी बाहर चली जाए, ऐसे क्षेत्र को हम धूम क्षेत्र कहते हैं। जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए कहा किया जाता है कि जिसमें इस प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि किस प्रकार का प्रकृति का ये पदार्थ होगा आपका, ये होगा आपका अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि ये नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा भी। ठीक है। वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है अभी। तो आपका ये क्या बना? आपका सल्फ्यूरस अम्ल। क्योंकि हमने जब इसको जलाया था, ध्यान देना भी, जब हमने सल्फर को जलाया था तो कौन सी गैस बनी? तो आप कहेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी हुई। क्या बनी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी हुई, जिसको आप बोलते हैं SO2। ठीक है। और जब आपने इसको जल में आपने घोला, इसमें जल गिला मिला दिया, आपने तैयार किया, और जब इसको आपने चेक किया ना, इस पे डाला आपने नीले लिटमस पे, तो उसका कलर कैसा हो गया? लाल हो गया। और हमने देखा जो जो भी विलयन आपका नीले लिटमस को लाल कर देता है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जल सल्फर डाइऑक्साइड और जल को मिलाने पर कौन सा अम्ल बनता है? वो आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या सल्फर जल में उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे धातुएं करती है? क्या सल्फर उसी प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे आपकी धातुएं करती हैं? बिल्कुल नहीं भी, ये इसका उल्टा होता है। क्योंकि आपने जो धातुओं का ऑक्साइड था ना मैग्नीशियम को जलने पर, तो वो क्या बना था? आपका क्षारीय प्रकृति का बना था। लेकिन ये तो आपका अम्लीय प्रकृति की बनी है। सल्फर धातुओं की तरह व्यवहार इसने नहीं किया। ये चीज आपको समझ में आ गई? कांच के गिलास में थोड़ा सल्फर चूर्ण लेना है, इसमें अल्प मात्रा में जल डालना है। क्या आप अवलोकन करते हैं? आप अवलोकन करेंगे कि जल में सल्फर डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती किसी प्रकार की भी। सल्फर और फास्फोर जैसे पदार्थ धातु की तुलना में वायु और जल के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं भी। तो उसने कहा कि सल्फर और फास्फोरस है ना, वो क्या है कि जिस प्रकार से धातुएं व्यवहार कर रही थी आपकी, ये जैसे लोहा व्यवहार कर रहा था, उसके जंग लग जाता था, तो सल्फर और जो फास्फोरस है इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। जल और वायु के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रिया करते हैं। फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि फास्फोरस वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है अभी। फास्फोरस क्या करता है कि अगर ये वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आ गया ना, तो ये क्या करेगा कि इसमें आग पकड़ लेता, आग लग जाती फास्फोरस में। ये पदार्थ सामान्यतः दिखने में नरम और द्युतिहीन होते हैं। ये न तो आघातवर्धनीय होते हैं, न तन्य होते हैं, और न ही दवानिक होते हैं। ये उष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। इन्हें अधातु कहा जाता है। तो आपको अधातुओं की प्रॉपर्टी पूछे, गुण पूछे, तो जो हम पढ़ते आए हैं उसका जस्ट आपको उल्टा लिखना है अभी। ये क्या होते हैं? आघातवर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते, दवानिकता नहीं होती। ठीक है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, और वो सारे उल्टे लिखने हैं। आप एक के याद कर लीजिए, सेकंड के आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और साथ में आपको इसके थोड़े से अपवाद भी याद करने होंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे भी। इसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, और उनकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? अक्षारीय थी। धातुओं के अम्लों की प्रकृति कैसी थी?
सॉरी, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्षारीय थी और इनकी क्या है, अम्लीय है, क्योंकि हमने लिया था ना उस टाइम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कैसी प्रकृति थी उसकी, जब मैग्नीशियम के रिबन को हमने जलाया तो लाल लिटमस नीला हो गया था, तो कैसी थी वो, अक्षारीय और अधातुओं की अम्लीय। आपको याद रह जाएगा ये तो, अधातु में ए आता है ना, अधातु में क्या आता है, ए, तो अधातुओं की क्या है, आपकी अम्लीय है प्रकृति ऑक्साइड की। यदि आपसे पेपर में पूछ ले तो ज्यादा हार्ड लेवल का पेपर बनेगा तो आपसे ये पूछेगा कि इनके ऑक्साइड की जो प्रकृति वो कैसी होती है अभी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ अन्य धातुएं हैं। ये कुछ आपके धातुओं के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन सी आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ अन्य धातुएं हैं। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़, कागज ऐसी सामग्रियों को धातु समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी क्या है अभी, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि हम किसको धातु कहें, किसको धातु कहें, कि जैसे कुछ के गुण ऐसे पदार्थ मिल जाएंगे जिसमें आपको धातु जैसे गुण मिलेंगे, आप कहेंगे ये धातु या नहीं धातु। देखिए, तो हमने क्या कर रखा है कि ऐसे 118 तत्व है हमारे, जिनको हमने धातुओं अधातुओं में विभाजित कर रखा है। उन 118 के अलावा न तो कोई धातु है न कोई अधातु है, ठीक है। और हमने उनको ही क्यों डिवाइड किया 118 को, क्योंकि वो सबसे छोटे तत्व वही, छोटे नहीं कि उनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते किसी और तत्वों में भी, ठीक है, कि लास्ट स्टेज है कि सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं, तो हमने उन तत्वों को ही धातु अधातुओं में डिवाइड किया है। आपको आगे बात में, जैसे आपका कोयला है, आप कहेंगे सर कोयला हम अधातु क्यों नहीं लेते, क्योंकि कोयला खुद कार्बन से मिलके बना है, कार्बन से बना है कोयला, तो हम उसको कार्बन को हमने डिवाइड किया कि जिससे सभी पदार्थ मिले हैं ना, बने हैं, वो पदार्थ तत्व आपके कितने 118 प्रकार के हैं, और उनको हमने धातु और अधातु में विभाजित किया है। तो वे आपके देखिए धातु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि अन्य धातुएं होती हैं। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़ और कागज जैसी सामग्रियों को धातु समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये आपके धातुएं नहीं है भी। इन सामग्रियों को धातु या अधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि ये तत्व नहीं है। तत्व क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें हमें उन इनसे क्या होते हैं, सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं, सभी पदार्थ तत्वों से बने होते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। वे पदार्थ जिन्हें तत्व कहा जाता है उन्हें धातु या अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जिन्हें हम तत्व कहते हैं ना, उन्हीं को क्या है, धातु और अधातु की श्रेणी में हम वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब हम उसको और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते कि ये क्या, इसे कि इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। ये सभी तत्व सभी पदार्थों की मूल निर्माण इकाई है, मतलब 118 तत्व हैं और सभी पदार्थ इन तत्वों से मिलके बने हैं। कुछ तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि अन्य तत्व जो प्रकृति में विद्यमान नहीं होते वे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इसने कहा कि 118 ऐसे तत्व हैं, उनमें से क्या है, आपके कुछ तो हमें प्रकृति में डायरेक्ट मिल जाते हैं, और जो हमें प्रकृति में नहीं मिलते उनको हम प्रयोगशाला में, लैब में हम कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। आप उत्तर कक्षाओं में इन तत्वों के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे। आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आपके 10वीं क्लास में एक चैप्टर आएगा जो सिर्फ इन 118 तत्वों के बारे में होगा, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा सिर्फ। क्या अधातुएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं? धातुओं के विशिष्ट गुणों तथा द्युतिमय प्रकृति, उष्मा और विद्युत चालकता और उच्च सुंदरता के कारण प्राय दैनिक जीवन में उनका अवलोकन करते होंगे। तथापि इससे आपके मन में यह अवधारणा नहीं बननी चाहिए कि ये धातुएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपने धातुओं के बारे में पढ़ा है कि धातुओं की चादर बनती है, धातुओं से आपके तार बनते हैं, बहुत सारे उपयोग हमने पढ़ लिए। तो आपके मन में ये चीज नहीं आ रही होगी कि अधातुएं भी हमारे काम की चीजें हैं या नहीं, अधातुओं से हमें कोई फायदा होता होगा या फिर नहीं होता होगा। तो ये चीज आपके मन में आई होगी, क्या अधातुएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं। ये हम देखेंगे कि धातुएं हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण अधातुएं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन भी आपने पढ़ लिया कि यह धातु है। तो अब देखिए, ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है। हम श्वास में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यह एक धातु, और इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या आप ऑक्सीजन के किसी अन्य उपयोग के विषय में सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन का और क्या उपयोग है? आप जरूर बताइए भी। कार्बन दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि यह सभी जीवों की निर्माण इकाई, मैंने आपको बताया था कि सभी जीव आपके कार्बन से बने हैं भी। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक है जो ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक है भी, ठीक है।
ठीक है, कार्बन समझना, एक तो क्या है, सभी जीवों की निर्माण इकाई क्या है आपकी कार्बन है। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक, उसका एक भाग है जो ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक है, जो उनकी क्या है, ऊर्जा के लिए और विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्या आपका कार्बन। अब है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया हमने, कार्बन के बारे में पढ़ लिया, अब नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों एवं अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है, जो आपकी खाद बनाई जाती है ना, तो और जो अन्य रसायन है आपके, उनको निर्माण में क्या आपका नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व भी, नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आप कहते हैं ना एमसीक्यूज करवा दीजिए, अब आपको ऐसे पूछ लेगा पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी धातु चाहिए, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग होता है, आप कहेंगे नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। क्लोरीन एक अधातु है। ठीक है, क्लोरीन भी क्या है, एक अधातु है जिसका उपयोग प्राय जल शोधन में किया जाता है। आयोडीन एक अधातु है और इसका विलीन घावों पर रोगाणुरोधक के रूप में प्रयुक्त होता है भी। अब देखिए आपको कितनी धातुओं की प्रयोग होगी। अब आपको कितने एमसीक्यूज करवाऊं मैं, क्योंकि एमसीक्यूजों की लाइन लग जाएगी, आप कहेंगे इतने थोड़ी ना होते हैं। अब इसी हर एक लाइन आपकी एमसीक्यूज है इसकी, यहाँ से देखिए भी। क्लोरीन एक धातु जिसका उपयोग प्राय जल शोधन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन एक धातु, इसका प्रयोग विलीन घावों पर रोगाणुरोधक के रूप में किया, यहाँ से पूछ लेगा किस धातु का प्रयोग घावों पर किया जाता है, किस अधातु के विलीन का प्रयोग घावों पर दवाई के रूप में किया जाता है, तो आप बता देंगे आयोडीन है। यदि आपने अध्ययन लाइन बाय लाइन पढ़ा है तो कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में जरूर स्टोरेज रहेगा। इसका मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा जल्दी जल्दी, आप टेंशन मत ले। अब तो मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा भी। क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के रूप में उपयोगी हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने धातुओं और अधातुओं को मिलके उनके गुणों को बढ़ाने के लिए, हम जैसे जंग लगता था अभी, धातुओं को जंग लगता है, तो हमने क्या किया कि उसमें कुछ और अधातु मिला के, कार्बन मिला के हमने स्टील बना लिया, लोहे में कार्बन मिला के हमने स्टील बना लिया। तो इस प्रकार उसके गुण बढ़ा दिए कि उसको जंग न लगे। तो इस प्रकार हम क्या धातु धातुओं को मिला के नई एक मिश्र धातु तैयार करते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में एक धातु और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के रूप में उपयोगी हैं, कि हमने उनसे क्या बनाए हैं, कि धातुओं का आप समझ गए, मिश्र धातु समझ गए, उनसे हमने बहुत ज्यादा उपकरण बनाए हैं। उपकरण मतलब औजार वगैरह, मशीनें वगैरह बनाई है, और बर्तन भी बनाए हैं भी। मिश्रित धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से अथवा एक धातु और एक अधातु के मिश्रण से बनाई जाती है। मिश्रित धातु मैंने आपको बता दी, या तो दो धातुओं से ले लीजिए, या एक धातु या एक अधातु के मिश्रण से एक नया तत्व बनाया जाता है, नया पदार्थ बनाया जाता है। कि क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमें और अधिक गुण चाहिए, उनकी क्वालिटी, उनके गुण बढ़ाने के लिए। ये आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक उद्योग में आवश्यक है भी। कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, जैसे जर्कोनियम भी। यहाँ से आप याद रखना कि कुछ धातुओं का प्रयोग किस में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, और उस धातु का नाम क्या है, जर्कोनियम। कुछ धातुओं को वांतरिक्ष, वायु प्लस अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है, जैसे टाइटेनियम भी। यहाँ से आपके एमसीक्यू महत्वपूर्ण, ये आपके क्या बने, टर्म बन रही है भी। भारत में अनेक धातुओं का विशेषतः लोहा और एल्युमिनियम का पुनर्चक्रण किया जाता, ताकि अपशिष्ट को कम करके संधारणीयता में योगदान दिया जा सके। अब संधारणीयता क्या होती है, संधारणीयता होती है कि हमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है कि वो हमारी आवश्यकताओं भी पूरी करें और आने वाली पीढ़ियों को भी, पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध रहे भी। और पुनर्चक्रण मतलब कि आपने कोई एक चीज बना ली, वो चीज खराब होगी, तो उस चीज से दोबारा उसको रिसाइकल करके हम क्या करें, नई चीज दोबारा उससे बना ले। जैसे आपकी लोहे की कोई चीज है, वो अब काम की नहीं, लोहे को दोबारा पिघला के एक नई चीज बना ले, तो वो आपकी क्या है, पुनर्चक्रण कहलाएगा। संधारणीयता तो मैंने आपको बता दिया कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वो चीज़ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे और हम भी उसका अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें। तो ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो हम इसका रिवीजन भी करेंगे, और आप प्लेलिस्ट पे, आप साइंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देखें, और लाइन बाय लाइन आप कोई भी अपनी क्लास का विषय पढ़ सकते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।